अच्छा, ये मामला क्लियर हुआ जो अभी मैंने आंसर दिया था? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो ये इसमें फर्क चले। अब हम समझते हैं कि एवोल्यूशन वाली थ्योरी है क्या। ठीक है, ये नहीं है जो आपके सामने इमेज बनी हुई है, ये बताना जाया जा रहा है कि ये गलत इमेज है। बंदर से इंसान नहीं आए, ना इंसान से बंदर बने हैं। वो ये है कि एक दरमियान में एक स्पीशी थी जो पहले एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, जिस तरह किसी के परदादा है, अब वो परदादा नहीं है, अब वो नए नए बच्चे हैं। और वो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट शक्ल और सूरत के हैं। ठीक है, इस तरह करके ये आइडिया इसका है। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसकी ज़रा इसकी ओरिजिन छोड़ें, ये वाली थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम अब इसकी पहले समझते हैं कि एवोल्यूशन है क्या। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये सबसे पहले आपके सामने ये आइडिया है कि डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो क्या क्या है। पहली बात, पहली डेफिनेशन जो है वो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल चेंज ओवर टाइम। ठीक है, ये मैंने कवर कर ली। दूसरी डेफिनेशन है एवोल्यूशन चेंज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन को उसके हिस्सा बना लेना। नेचुरल सिलेक्शन लेकिन एक मैकेनिज्म है जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन का मखसूस मैकेनिज्म है, जिसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरी है ट्री ऑफ लाइफ, ऑल लाइफ गोज बैक टू अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर, ये भी एक डेफिनेशन है। ये लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी है, ना कि ये प्योरली एवोल्यूशन की थ्योरी है। और नाउ डेफिनेशन फोर है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये भी हमने कवर कर ली। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब याद रखें कि हमारा आइडिया क्या हो सकता है। हम देखिए, जब आप साइंस कर रहे होते हैं ना, स्पेशली जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस के अंदर जब आप कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई अगर आपने अपना पेपर पब्लिश करवाना है इंटरनेशनल जर्नल में सारा कुछ, तो आपको मटेरियलिज्म वाला मॉडल काम करने की हद तक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी लैब की हद तक। तो जब आप लैब में बैठे हैं, आपका पेपर भी पब्लिश होना है, हर जगह वो चीज़ चलनी है, तो फिर इस सूरत के अंदर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा मटेरियलिज्म वाला जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, और उसके मुताबिक हमारे, वरना हमारी चीज़ें पब्लिश नहीं होगी और हमारा हम इंटरनेशनल जो एटलीस्ट जो मॉडर्न साइंस साइंस है वो नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को तब सुनते समझते हुए वी कैन एक्सेप्ट इट एज अ वैलिड मॉडल, वैलिड साइंटिफिक थ्योरी और पैराडाइम। पैराडाइम होता है एक जाविया, इसको जाविया समझ लो। लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजी सो फार। हाँ, नेचुरलिस्टिकली अगर आप सोचते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ मादियत के हिसाब से सोचते हैं, तो ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, दिस कैन बी एक्सेप्टेड एट अ वर्किंग पैराडाइम विदाउट होल्डिंग इट टू बी मेटाफिजिकली ट्रू। इसको हक जाने बगैर, ठीक है, यानी कि भाई ये हतमी बात है या हक बात है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई साइंस जो है कभी भी कोई हक या हतमी बात कह ही नहीं सकती, ना उसका दावा करती है। तो इस चीज को सोचते हुए इसको एक वर्किंग मॉडल के तौर पर एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह के न्यूटोनियन मॉडल को भी हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करके, ट्रू एक्सेप्ट करके अपनी फिजिक्स को तो करते हैं कि नहीं करते हैं, हम अपनी थ्योरीज करते हैं, हम अपनी मैथ करते हैं, हम जो रिलेटिविटी का मॉडल है उसको भी ट्रू समझ के मैथ्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसको वर्किंग पैराडाइम समझ के काम करते हैं। हालांकि हमें पता है कि कई जगह वो फेल हो जाती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, जब क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल की तरफ जाते हैं तो ना रिलेटिविटी काम आती है, ना न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम आती है। लेकिन बात यह है कि काम तो हमारा चल रहा है, तो हम चला ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी अब वर्किंग पैराडाइम को पकड़ने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि डार्विनियन एवोल्यूशन के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। डीप टाइम, पहला डीप टाइम ये है कि इसका आइडिया है कि द अर्थ इज वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है। दूसरी है कॉमन एंसेस्ट्री, कि हम सारे मिलके जाके एक ही ओरिजिन से आए, यानी एक सिंगल सेल था, एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, और उससे जो है पूरी की पूरी जो है वो डिफरेंट जिंदगियां बनी। और तीसरा मैकेनिज्म जो है वो नेचुरल सिलेक्शन मैकेनिज्म्स है, और मैकेनिज्म्स ऑफ एवोल्यूशन है। मैकेनिज्म्स ऑफ एवोल्यूशन के अंदर दो चीजें या और भी आते हैं, उसमें जो मेन दो मैकेनिज्म्स हैं जो डार्विनियन एवोल्यूशन के हैं, वो है नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम म्यूटेशन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ये होता है कि जो कि ऐसी चीजें
नेचुरल सिलेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ और फिर रैंडम म्यूटेशन भी समझाता हूँ। इन दोनों पे आते हैं। सो सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन किसे कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन ये होता है कि नंबर वन, वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, इन तीन चीज़ों को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज है ना उनके अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वेरिएशन एग्जिस्ट इस तरह करती है कि रैंडम म्यूटेशन की वजह से उनके यहाँ म्यूटेशन होती है छोटी छोटी, इस वजह से एक स्पीशी दूसरे से फर्क होती है। इससे मुराद इस तरह ले ले कि एक बंदा थोड़ा सा, दोनों इंसान हैं, दोनों भाई हैं, आपस में भाई भी हैं फर्ज करें, और लेकिन एक ज़रा ज़्यादा पावरफुल है, एक को कम बीमारियां लगती हैं, वो ज़्यादा अच्छा उसने अडाप्ट किया हुआ है, सीजन आते हैं उसको फ्लू वगैरह नहीं होते, लेकिन दूसरा जो भाई है उसको फ्लू भी होते हैं, उसको सारा कुछ मसले भी आते हैं। बेसिकली इनमें वेरिएशन है, यानी एक ही बाप के दो बच्चे हैं, लेकिन दोनों में एक वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, एक ज़्यादा बीमार होता है, कम बीमार होता है। ठीक है, फिर उसमें यह है कि दीज चेंजेस, जो इनकी चेंजेस हैं, जो इनके अंदर ये चेंजेस आई हुई हैं, यानी एक का कम बीमार होना और एक का ज्यादा बीमार होना, ये हेरिटेबल होती हैं, यानी ये आगे भी जा सकती है, यानी ये मामला ये बच्चों को भी इनके पहुंच सकता है। ठीक है, उसका कम बीमार होना और एक का ज्यादा बीमार होना। दूसरा, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ये चीजें, ये इन चेंजेस की वजह से ना इनकी शादियों में फर्क पड़ता है। शादियों से मुराद यही है कि इनकी आगे जो ये रिप्रोड्यूस करेंगे उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, एक की शादी इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो इतना अच्छा, उसके अंदर कुछ कमजोरियां हैं उसकी, मतलब फॉर एग्जांपल लूला लंगड़ा है या कुछ है, उसकी वजह से, उसकी कमजोरियों की वजह से वो आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, और दूसरा जो भाई है, जो स्ट्रांग है, जो ताकतवर है, सारा कुछ है, वो ठीक है, उसकी फौरन शादी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, ये भी है, और अगले के बेचारे की अगर शादी होती है तो उसके आगे बच्चे नहीं हो पाते। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये जो मॉडल है, ये वो कहते हैं कि ये इस चीज को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, कि नेचुरली ये बंदा जो है ना वो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके जो एक के जो है वो आगे जा रहे हैं, एक के जीन्स आगे चलते जा रहे हैं, अगले बच्चों में, अगले बच्चों में आगे चले जा रहे हैं, और दूसरे के जो है वो किसी न किसी वजह से रुक गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं वो कमजोरी की वजह से रुके, कई दफा इस वजह से भी रुक सकते हैं जो कि बस वो हालात ऐसे होते हैं। ठीक है, तो नेचर में डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हालात होते हैं, और उनकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रोंगर जो है वो आगे जाएगा और कमज़ोर जो है वो पीछे रहेगा, नहीं। समटाइम्स जो ज़्यादा अच्छा अडेप्टेशन करता है, जो चेंजेस के साथ ज़्यादा अच्छा अडेप्ट करता है, वो आगे जाता है, ना कि जो स्ट्रांग होता है। एनी हाउ, बात, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस चीज़ को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, अ, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है डीप टाइम। डीप टाइम ये होता है द आइडिया दैट द अर्थ इज वेरी ओल्ड। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो चेंजेस है ना आपस में, ये जो रैंडम म्यूटेशन वाली चेंजेस हैं और ये जो सिलेक्शन वाला पूरा प्रोसीजर है, इसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, अगर इसे ये टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये जो चीज है ये कर हो नहीं पाएगी। ठीक है, एवोल्यूशन हो नहीं पाएगी। ठीक है, और नंबर थर्ड है कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री ये होती है, ये इसका ज्यादा अच्छा मतलब एवोल्यूशन का मॉडल भी है, समझ लें कि देखें, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बी सी डी एंड ई, समझ लें कि ए जो है वो बिल्ली है, बी जो है शेर है, सी जो है वो लायन है, डी जो है चीता है, ई जो है वो लेपर्ड है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन इनका ओरिजिन जो है, जो रूट कॉमन एंसेस्टर है, वो एक ही है, और वो हमें नहीं पता कौन है, क्योंकि वो एक, आप समझ लें कि वो एक ऐसी स्पीशी है जो कि इन सब से मिलती जुलती है, वो बिल्ली से भी मिलती जुलती है, शेर से भी मिलती जुलती है, लेपर्ड से भी मिलती जुलती है, क्योंकि इसी के बच्चों में से वो आए हैं, लेकिन वो जो है ना वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो इन सब का कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, तो ये चीज है, ये आइडिया कि वो उनका सब स्पीशीज का, जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, चाहे कीड़ा हो, चाहे मछली हो, चाहे जो मर्जी हो, उनका आ जाके मछली, कीड़ा, शेर, सबका ओरिजिन, जो सबके बाप दादा है ना, वो आ जाके इवेंचुअली ऊपर जाते 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 एक होते जाते हैं, और टू द पॉइंट के वो एक सिंगल सेल तक बात पहुंचती है। ठीक है, इसको कहते हैं आइडिया ऑफ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ना बच्चों, इसको कहते हैं, ये समरी है डार्विनियन एवोल्यूशन की। अच्छा, प्रॉब्लम इन तीनों, देखिए साइंस है, साइंस थ्योरी होती है, और साइंस की वर्किंग मॉडल्स होते हैं। इन तीनों थ्योरीज के अंदर अपने अपने मसले हैं। ठीक है, क्या क्या मसले हैं हम बात करते हैं। ठीक है, नंबर वन, नेचुरल सिलेक्शन में क्या मसले हैं? नेचुरल सिलेक्शन में ये होता है, नेचुरल सिलेक्शन में दो इश्यूज हैं बड़े बड़े। ठीक है, पहली बात ये है कि
माइक्रो एक इशू तो ये है कि माइक्रो एवोल्यूशन जो है वो तो हमें समझ आती है, वो नजर आती है, वो चेंजेस भी होती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि ज्यादातर ये चेंजेस जो जिसकी ये बात कर रहे होते हैं, जो भी चेंजेस जो माइक्रो एवोल्यूशन होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस जो आते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो खत्म नहीं होते। मतलब यानी उनकी परसिस्टेंट रहती है, उनका कोई ना कोई यूज रहता है। ठीक है। यानी हम ये तो कह रहे हैं कि जैसे वो जो कमजोर भाई है वो उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है और इस वजह से वो जो है वो खत्म हो जाएगा और बड़ा भाई जो है वो ही रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि वो कमजोरियां जो हैं वो फिर भी इंसान की स्पीशीज में रहती हैं। ठीक है। वो कमजोरियां बार बार आ जाती हैं वापस, या फिर उसकी जीन्स फिर भी मौजूद होते हैं, उन कमजोरियों के जीन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और समटाइम्स वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं आगे ब्रीड करने में, और दूसरे वाले भी ब्रीड करने में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये एग्जिस्ट करती हैं और इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होती। सेम केस बैक्टीरिया का है। देखें, बैक्टीरिया अपने आप को चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पिछली स्ट्रेन बिल्कुल ही मर जाती है। कई दफा ये होता है कि जो वो पहली वाली स्ट्रेन वापस भी आ सकती है, वो अपने आप को उल्टा चेंज भी कर सकती है। और समटाइम्स ये है कि दूसरी वाली स्ट्रेन है वो किसी और जगह पर, किसी और इलाके में एग्जिस्ट करती है और वहाँ थ्राइव करती है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो आइडिया है ये माइक्रो एवोल्यूशन की हद तक तो समझ आता है। लेकिन क्या ये चेंजेस इतनी हो जाती हैं कि पूरी की पूरी स्पीशी बदल जाए? इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट और क्लियर एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नेचुरल सिलेक्शन का। दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे पास आता है डीप टाइम का। डीप टाइम डीप टाइम का मसला ये है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है ना एक्चुअली में ये चेंजेस होने में, या चेंजेस जिसके अंदर मतलब यानी इंसानों का पूरा एवोल्यूशन होके इस हद तक पहुंचना, या एक एंसेस्टर से दूसरे में चेंजेस हो के पूरी पूरी स्पीशिएशन हो जाना, यानी मछली से लेके सिंगल सेल से लेके इंसान तक का जो सफर है, एक्चुअली में इसके लिए जो टाइमलाइन चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। इतना, इससे भी ज्यादा चाहिए जितना कि इस अर्थ की जो लाइफ है। और उसकी वेरी लो वॉल्यूम, एक मिनट है, मैं अब शायद बेहतर हो जाए। ठीक है। तो ये उससे भी पुराना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठहरें। ठीक है। अ, अच्छा, प्रॉब्लम विद नेचुरल सिलेक्शन, इसमें बहुत एक्सटेंसिव प्रॉब्लम है, ये अभी हमने नहीं कवर करनी। हमने जो है, मैं आपको क्या बता रहा था। हाँ जी, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये टाइमलाइन है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना वो ये है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो है वो पूरे 5.8 बिलियन ईयर्स के अंदर से सिर्फ एक 10 मिलियन ईयर का इवेंट है, जिसके अंदर इनकी मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ द प्लेनेट जो है वो कहते हैं कि वो क्या किया, उन्होंने एवोल्यूशन की है। ठीक है। और वो ओरिजिन हुई है और उनका वजूद आया है। ठीक है। अब ये जो है ना कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, उसको एक्सप्लोजन का नाम देते हैं, कहते हैं कि इस टाइम एवोल्यूशन बहुत तेजी से हो गई, तेज हो गई थी। अब ये तेज हो तो गई थी, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ना, इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इस चीज की। तो इस तरह की एवोल्यूशन होना, एकदम से इतनी तेज हो जाना, इतनी स्लो हो जाना, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसकी कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई ये क्यों तेज और कम होती है। ठीक है। इसकी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। दूसरा एक और बहुत बड़ा मसला है कि हमारी स्पीशी ये इस कोई 5 बड़े बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट से गुजर चुकी है, जिसके अंदर 86% ऑफ द स्पीशीज मर गई, एक दफा 96% ऑफ द स्पीशीज मर गई, एक दफा 76% ऑफ द स्पीशीज मर गई। इतने इतने लेवल ऑफ बीच में जो है वो डिजास्टर्स भी हुए हैं। ठीक है। और ये जो इतने ढेर सारे डिजास्टर्स हुए हैं, ठीक है, ये चीज समझाती हैं, ये मैं ये चीज बताती है। और स्पेशली कैम्ब्रियन के बाद, कैम्ब्रियन के बाद के, ठीक है, आप ये खुद देख लें यहाँ पर, ये 500 इस पे कैम्ब्रियन है। ठीक है ना। लेकिन आ, यहाँ पर जाते जाते, पेलियोजीन तक जाते जाते भाई ये जो मामला है वो और ज्यादा हो जाता है। यानी वे इतने ज्यादा एक्सटेंशन इवेंट्स हो जाते हैं कि बंदा कहता है कि भाई ये किस तरह सरवाइव कर गए। ठीक है ना। तो वो
कई चीजें जो है वो डीप टाइम को भी तोड़ देती हैं, ठीक है। लास्ट हमारी जो चीज थी डीप टाइम के बाद, जो लास्ट उनका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है। और मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन है और रैंडम म्यूटेशन है, ठीक है। रैंडम म्यूटेशन जो है उसका बहुत बड़ा मसला ये है कि रैंडम म्यूटेशन जो है वो चलो हो, हम मान लेते हैं हो जाती है यूवी लाइट से, मतलब डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, उससे वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके डीएनए का अपना रिपेयर मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रांग होता है। वो जो है वो आगे चेंज होता है, वो रिपेयर होता है, और वो बार बार उसको करेक्ट करता है। उसके करेक्शन के एक नहीं कोई 10 करेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं, और वो इतनी जल्दी हेरिटेबल हो ही नहीं सकता। उसकी जो है वो समटाइम्स अगले उसमें रिकवरी हो जाती है। आप छोड़ें, इंसान का पूरा बाजू कट जाता है, और वो फिर जब अगला बच्चा पैदा होता है उसके अंदर, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाजू जो है वो पूरे का पूरा फिनिश हो जाएगा, हालांकि ह्यूज पोर्शन ऑफ बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये चीज़ें होती हैं कई दफ़ा नेचुरली, वो कुछ बंदों के जो हैं वो हाथ पैर नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन आगे उनके बच्चे के जो हैं वो पूरे के पूरे एग्जिस्ट करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और उनके रिपेयर और रेपरेटिव मैकेनिज्म मौजूद है नेचर के अंदर। तो रैंडम म्यूटेशंस भी एक इतनी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की आप कह लें जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कंसिडर करें तो फिर आके हमें समझ आता है कि यहाँ पर मामला और भी नहीं। और अच्छा, ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे ये वाली जो चीज़ों की, कि हम यहाँ पर बैठे हैं दो चार जी मौलवी साहब जो हैं वो साइंस के अगेंस्ट होते हैं तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, नहीं। ये बकायदा एक प्रॉपर साइंटिफिक बॉडी है, जो अब ये आपके सामने एक एक है बकायदा थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन। ये बकायदा एक ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं जो बकायदा जो हैं वो कहते हैं कि जी ये जो डार्विनियन मैकेनिज्म है इसमें इसके नई चेंजेस आ गई हैं, नई डिस्कवरी हो गई हैं। वो वाले जो मैकेनिज्म है वो हर जगह नहीं चलते, अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। अब उनको देखने की ज़रूरत है, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो वो वाले मैकेनिज्म काफ़ी नहीं है, हमें और चीज़ें ऐड करनी है। तो ये द थर्ड वे बकायदा ये एक पूरा प्रोग्राम बना है जो कि ये करता है कि भाई डार्विनियन के अलावा भी ज़रा अपना दिमाग खोल लो, सोच लो, ठीक है। डार्विनियन एवोल्यूशन का मसला ये है कि एथीस्ट और पॉपुलर ऐसे राइटर्स जो हैं और बुक राइटर्स जो हैं वो इस पे ना वो जमा के बैठे हुए हैं कि ये हक है। और चूंकि क्योंकि अगर ये हक नहीं है ना, तो उनके यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर ये हक नहीं है तो वो जो दूसरी उसके लिए रास्ता खुल जाएगा कि जी खुदा ने ये किया। हम ये किसी भी सूरत जो है ना ये वाला रास्ता नहीं खोल सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका इशू है, ठीक है। अच्छा, एनी तो डार्विनियन मॉड अच्छा, एक और चीज बताता चलूं कि देखें इसमें सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है। इवन जो बानी है इस पूरे सिस्टम का, जो कि हमारा क्या कहते हैं डार्विन है खुद, वो खुद जो है बच्चों उसने खुद इसको आ, कहा है कि भाई मेरी थ्योरी से खुदा की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन दो इवन दो अगर आप ये गौर करें कि एथिज्म को जस्टिफाई किया जाता है यूजिंग बायोलॉजी। इसमें आपका बहुत मशहूर जो नोवा, यू ऑल नोवा हराई है, ठीक है। जस्ट एज पीपल नेवर क्रिएटेड नाइदर अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ बायोलॉजी इज देयर अ क्रिएटर हु एंडोज देम विद एनीथिंग, देयर इज ओनली अ ब्लाइंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस डिवाइड ऑफ एनी पर्पस लीडिंग टू बर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। ये चीजें आप देखें ना, ये बायोलॉजी को यूज करते हैं, साइंस को यूज करते हैं, क्योंकि इनके अपने बिलीफ्स जो हैं इस पे मैटर करते हैं। ये रिचर्ड डॉकिंस का अपना कोट है, ऑल्दो एथिज्म माइट हैव बीन लॉजिकली टेनेबल बिफोर डार्विन, डार्विन मेड इट पॉसिबल टू बी एन इंटेलेक्चुअली फुलफिल्ड एथिस्ट। यानी ये अपने बिलीव्स की जस्टिफिकेशंस साइंस से ले रहे हैं, समझे। तो ये वाला काम ये करें, या आप कह लें कि ये भी एक किस्म के उस साइड के वो वाले उलमाए सू हैं जो कि क्या कहते हैं कि अपनी साइंस की जो लाइन है उसी के साथ सिंसेयर नहीं है, अपने बिलीव्स को उस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आसा ग्रे जो है ना, वो प्रोफेसर ऑफ बॉटनी था हार्वर्ड का उसी दौरान, ठीक है। ये खुद जो है ये क्रिश्चियन था, स्ट्रॉन्ग थीस्ट था, और ये डार्विनिज्म का नंबर वन प्रोपोनेंट था। इसके कोई 300 प्लस लेटर्स हैं किसके साथ, अपना डार्विन के साथ। इसने अमेरिका के अंदर इस बंदे ने, आसा ग्रे ने उसकी किताब को पब्लिश करवाया, फैलाया।
इसका अपना वर्क जो फ्लावर्स का था वो डार्विन के लिए की उसकी थ्योरी में डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ, ठीक है। और डार्विन इनिशियली यूज्ड हिज लेटर टू आसा टू प्रेजेंट हिज थ्योरी इन फ्रंट ऑफ लेनेमन सोसाइटी में। इसके लेटर को इस्तेमाल करते हुए उसने उस सोसाइटी के आगे प्रेजेंट किया पहली दफा जब अपना थ्योरी प्रेजेंट की। और डार्विन इवन शेयर्ड रॉयल्टीज ऑफ हिज बुक विद, यानी इस बंदे के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है, स्ट्रॉन्ग थीइस्ट है, उसके साथ उसकी किताब की रॉयल्टीज इसको मिलती रही हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें बकायदा इसके लेटर्स में जो इसके साथ है उसको ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली कहता है दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरीली एथिस्टिकल, ये जो थ्योरी है उसकी, ठीक है। इलियट सोबर भी कहते हैं, ये भी एक और ये है एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है बकायदा। न्यूटोनियन थ्योरी एंड डार्विनियन थ्योरी सजेस्ट टू सम पीपल दैट देयर इज नो गॉड, हाउएवर दिस इज नॉट व्हाट दीस थ्योरीज से, इट इज अ फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज थ्योरीज, वन हुज जस्टिफिकेशन रिक्वायर्स एडिशनल प्रेमिसेस, यानी एक अलहदा से आपने कोई सोच बनानी पड़ती है फिर जाके आप अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं। क्या डार्विन खुद एथिस्ट था? पहले सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। ये उसके लेटर के अपने अल्फाज हैं, इन माई मोस्ट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस, यानी मेरे ईमान की ऊंचाई नीची जब हो रही थी, आई हैव नेवर बीन एन एथियस्ट इन द सेंस ऑफ डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। I think that generally and more so as I grow older, but not always, that an agnostic would be the most correct description of my state of mind. मैं ज्यादा से ज्यादा एग्नोस्टिक हो सकता हूँ पर मैं एथिस्ट कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये इसकी जिंदगी के आखिरी वक्तों के है, ठीक है ना। बकायदा ये भी है, आई एम inclined to look at everything resulting from designed laws with the details whether good or bad left to the working out of what we may call chance, ठीक है ना। दूसरा, आई फील मोस्ट डीपली दैट द होल सब्जेक्ट टू प्रोफाउंड फॉर ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी ये वाला खुदा वाला सब्जेक्ट है। अ डॉग माइट एज वेल स्पेकुलेट ऑन द माइंड ऑफ अ न्यूटन, द सेफेस्ट कंक्लूजन सीम्स टू मी दैट द होल सब्जेक्ट इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ मैंस इंटेलेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। ये हमारी अकल से बाहर की चीज है, ये हम इस पे कोई चीज हतमी तौर पर बात नहीं कर सकते। द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये खुद इसके और अल्फाज हैं डार्विन के, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज इट सीम्स टू मी इज द इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन व्हिच वी ऑल फील दैट देयर मस्ट बीन, यानी इस फितरा, मस्ट हैव बीन एन इंटेलिजेंट बिगिनर और द यूनिवर्स, बट देन कम्स टू द डाउट ऑफ डिफिकल्टी वेदर सच इंटेंशंस आर ट्रस्टवर्दी। यानी इवन तो ये एग्नोस्टिक था लेकिन इसने इसके खिलाफ नहीं गया पूरी तरीके से। और ये वो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर है जिसके अंदर बकायदा जॉन फॉर्डिस से को इसने लिखा, इसने बकायदा पूछा इससे। तो उसने कहा कि डियर सर, डार्विन कहता है इट सीम्स टू मी absurd to doubt that a man may be an adherent theist and an evolutionist. You are right about Kingsley as Asa Gray, an eminent botanist, and another case in point, but my own views may be is a question of no consequence to anyone except myself. But as you ask, I may state that my judgment often fluctuates. Moreover, whether a man deserves to be called a theist depends on the definition of the term, which is much too large of a subject. फिर यहाँ पर वही वाली स्टेटमेंट, इन माई मोस्ट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस आई हैव नेवर बीन एन एथिस्ट, ठीक है। तो वो खुद ये कह रहा है कि भाई मेरी थ्योरी को फॉलो करने में आपको आपका थीस्ट होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि लोग जिस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों कई किताबें हैं जो कि इस चीज़ को डिटेल में भी खोलती हैं, जो उससे रिलेटेड है, स्पेशली क्या कहते हैं साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड। वो ये आप किताब पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट डार्विन गॉट रॉन्ग, ठीक है। म्यूटेशन ड्रिवन एवोल्यूशन, इसके अंदर माइंड एंड कॉस्मोस, थॉमस नाइजल, डार्विनिज्म एज रिलीजन, ये बकायदा एक ये एक अलग चीज़ है कि लोगों ने इसको ना एज अ दीन बना के यूज़ किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसको ना एक दीन के तौर पर बना के इन्होंने यूज़ किया हुआ है, वरना इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। और भी इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और दूसरी हमने पहले ही बात कर दी थी कि एक क्वेश्चन जब भी, ये क्वेश्चन का आंसर फिर भी नहीं होता कि व्हाट स्टार्टेड इट ऑल, ठीक है। फर्स्ट जो सेल से बेसिक, पहले सेल से सारी चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन उस सेल, वो सेल कहाँ से आया था, इसका आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा सिंगल ट्री ऑफ लाइफ था या ये मैनी ट्री ऑफ लाइफ थे, इनके यहाँ एक अल्टरनेट थ्योरी ये भी है कि भाई जो कॉमन एंसेस्ट्री है
वो एक जगह से जरूरी नहीं है, वो मल्टीपल कॉमन एंसेस्ट्रीज हो सकती हैं, मल्टीपल सेल हो सकते हैं। आपने हाँ पहले सेल को भी वजूद दिलवा दिया ना, अगर आपने पहले सेल को वजूद दिलवा दिया तो बाकियों को क्यों नहीं दिलवाया जा सकता? तो एक कॉमन एंसेस्ट्री का ट्री क्यों है, मल्टीपल क्यों नहीं है? उसके अलावा लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ वाला ए बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस वाला जो एक्सपेरिमेंट है, आप उसमें उसमें जा रहे हो कि भाई जिंदगी से जिंदगी प्रोड्यूस होती है, मुर्दा से जिंदगी नहीं प्रोड्यूस होती। सबसे बड़ा साइंस की हाँ तो भाई यही चीज है। यहाँ पर आके आप मेरिकल्स क्यों मान रहे हो? ठीक है, तो इस तरह की बच्चों मल्टीपल चीजें हैं जो कि फिर भी क्लियर नहीं होती इस थ्योरी को मान लेने से भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, उसके अलावा भी और इश्यूज भी हैं। देखें अगर हम डिटेल में जाएं, हर मैकेनिज्म के कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। जैसे फॉसिल रिकॉर्ड का इशू है, ठीक है, इसमें जैसे कि ये बहुत कॉमन होता है कि जेनेटिक एबनॉर्मलीज और डवार्फिज्म और इस तरह के जो इश्यूज आते हैं बोन स्ट्रक्चर को बाद में स्टडी करने से। उसके अलावा कई चीज़ें होती हैं कि समटाइम्स होमिनिड्स का ग्रुप है वो गलती से या यही चीजें हैं जो कि फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और ये कई मल्टीपल पेपर्स हैं जो कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, और बाद में उनको रिवाइज भी किया गया। डेटिंग एस्टिमेट्स में भी मसले हुए हैं और कई चीज़ें हुई। ठीक है, एनी हाउ बिफोर वी गोइंग टू दैट, एक स्लाइड जो है वो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हमें कवर करना है, और वो है हमने प्रैक्टिकल मसले देख लिए। हमने कई चीज़ें देखी। हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई जैसा भी है, इस्लाम के साथ अगर हम इसे एक्सेप्ट भी कर लें तो इस्लाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर हमने ये पहले शुरू में क्लियर किया। फिर हमने समझा एवोल्यूशन कहते किसे हैं, और इसके जो मैकेनिज्म है उसमें भी कुछ मसले हैं, हमने ये दूसरी चीज़ कवर की। ठीक है, तीसरी चीज हमने ये की कि भाई इसके ओरिजिनेटर्स भी जो हैं वो भी इसको एज अ कॉन्फ्लिक्ट मानते ही नहीं है, और एथीज जिस तरह इसको यूज करें वो गलत यूज कर रहे हैं। अच्छा, और लास्ट चीज जो है वो मैं ये कवर करना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फिलोसफिकल इश्यूज ऑफ डार्विनिज्म, हमने प्रैक्टिकल इश्यूज पकड़ लिए, हमने इस्लाम से कॉन्फ्लिक्ट वाले पकड़ लिए। अब हम इसके फिलोसफिकल इश्यूज करते हैं कि डार्विनिज्म में वैसे भी कुछ बड़े बड़े मसले हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें सोच के ये चीज़ थ्योरी बनाई गई है ना, उसमें कुछ मसले मसाइल हैं वो भी अभी क्लियर नहीं हुए हुए। तो इस वजह से इसको एक्सेप्ट करना इतना भी रेडिली एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर वन, the main relationship between Darwinian evolution and atheism is a naturalistic explanation of design। ठीक है, ये मैं इस पे आके आता हूँ। इससे पहले हम ये शुरू करें, अभी तक मुझे बताएं जो मैंने कवर किया, कोई क्वेश्चन है सो फार? आपके क्वेश्चंस होंगे, मैंने तो आपको पूछा ही नहीं। जी जी, अभी तक जो जो हमने कवर किया उसके अंदर। अभी हम फिलोसफिकल इश्यूज पे चलते हैं। मैकेनिज्म की कुछ समझ आई? मैकेनिज्म में कोई कंफ्यूजन थी आप लोगों को? डीप टाइम, कॉमन एंसेस्ट्री, इसकी समझ में कोई मसला हो तो वो मुझे बता दें, पूछ लें। नो सर, अच्छा, समझ आ गई। चलें ठीक है, अच्छी बात है। एक मिनट, एनी अदर क्वेश्चंस? सर साथ साथ आ रहे थे सवाल, वो फिर हम तो आगे जाते जाएंगे तो अच्छा, फिर वो हम आगे जाए भूल तो गए। खत्म होते गए। यार ये मुझे ना जरा रोक के करना चाहिए था। मैंने पिछले भी ना खत्म करवाने की स्पीड की वजह से ना ये किया। एनी हाउ, दरअसल मैं इसको एक लेक्चर में ही खत्म करना चाह रहा था लेकिन आप देख लें कि तकरीबन 70 स्लाइड्स हैं ये। ठीक है, तो ये एक लेक्चर की मार वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ेगी तो थोड़ा सा। चलें, अब हम आते हैं फिलोसफिकल इश्यूज ऑफ डार्विनिज्म पे। ठीक है, इस पे कर लें जो भी क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी रेपिटेशंस की होंगी। नंबर पहले कि देखें, डार्विनिज्म एवोल्यूशन और एथिज्म का जो रिलेशन बनता है ना वो इस चीज़ से आता है कि वो कहते हैं कि ये एक नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है डिज़ाइन की। ठीक है, हम यहाँ पर जो दरअसल ना एक आर्ग्यूमेंट ऑफ गॉड की एग्जिस्टेंस का एक आर्ग्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट। वो कहते हैं डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट है ये कि देखें, जो हमने पहले भी कवर किया है कि देखें
इस दुनिया के अंदर बहुत ही ये इंटेलिजेंट तरीके से और डायरेक्टेड तरीके से ये दुनिया बनी गई है, बनाई गई है। इसमें नजर आता है कि इसमें जो है एक डायरेक्टेड मामला है, किसी ना किसी की सोच लगी हुई है, और ये चीज इसमें काफी डिस्प्ले होती है। ठीक है। तो ये जो डिजाइन आर्ग्यूमेंट है ना, ये बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। लेकिन एथिस्ट को यहाँ पर बड़ा खुशी किस चीज से हुई कि जी जब वो कि ये हमें जी डिजाइन के बगैर एक एक्सप्लेनेशन मिल गई है। ठीक है। कि भाई किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है, ये चीजें जो हैं, यानी किसी ने सांप या इस चीजों को डिजाइन अलग से डिजाइन करके नहीं बनाया हुआ, ये देखें ये खुद ब खुद ही जो है ना, ये स्पीशीज जो है बनती चली जाती। ठीक है। तो ये चीज जो है ना, इसको उन्होंने कहा कि ये पहला एथिज्म ने यहाँ से जो है ना गेम पकड़ी, कि हमने डिजाइन आर्गुमेंट को ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मात दे दी है। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। बात ये है कि मसला सबसे बड़ा ये है कि डिजाइन इज नॉट द ओनली आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है। इसमें कंटिजेंसी आर्गुमेंट है, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, इमाम गजाली वाला, जिसको कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट भी कहा जाता है, कि मतलब भाई हर चीज का वो जो है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज ए कॉज। ठीक है ना। यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज, ये वाली जो पूरी थ्योरी है, ये हम ये करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और इसके अंदर मल्टीपल ऐसे आर्गुमेंट, डिजाइन सिर्फ ओनली आर्गुमेंट नहीं है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये सबसे बड़ा इसका मसला ही है कि भाई आपने एक चलो आर्गुमेंट को फर्ज करो प्रूव रॉन्ग कर भी लिया, दूसरे आर्गुमेंट का क्या आंसर है। तो ये चीज नंबर वन। नंबर टू, Dawkins said in his book, The Blind Watchmaker, Darwin allowed us to be intellectually satisfied atheist. ठीक है, meaning there is an emotional attachment involved. Imagine a Buddhist that said string theory allows me to be an intellectually satisfied Buddhist. ठीक है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ इनका एक इमोशनल एजेंडा है, इनका जो बिलीफ है वो जस्टिफाई होता है। तो ये दूसरा इशू हो गया, फिलोसफिकल इशू, कि ये सिर्फ साइंस साइंस की खातिर नहीं कर रहे, इनका वो नहीं, इनका डबल एजेंडा है, और इनके खुद इनकी किताबों में आ गई है बात। ठीक है। नंबर थ्री। अच्छा, और इसकी मैं एक और बड़ा जबरदस्त कोट आपको बताता चलूं। ठहरें। अ, वो किधर गया? अच्छा नहीं, वो जानी वो आगे, चले आनी हो, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। ये बकायदा कहते हैं कि भाई हमें यहाँ से मिलता है। अच्छा, नंबर थर्ड मसला क्या है? In this way, naturalist scientists like Hood Boy and scientism infused Muslim are on the same page. हाँ, ये मैं वैसे एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि कुछ लोग जो साइंस से ज़्यादा मरगूब हैं, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे ऐसे लोग हों जो कि दूसरे इस्लाम के मुखालिफ हों, दोनों जो है ना वो एक ही लड़ी के, एक ही आप कह लें कि एक ही ब्रांच के, एक ही ट्री की दो ब्रांचेस हैं। ठीक है। इस वाले मामले में एनी। अच्छा, even if we accept Darwinian evolution model, at best is denies the design argument, not the contingency or the other। ये हमने बात पूरी कर ली। Second problem is conflicting two types of naturalism, methodological and philosophical naturalism। हाँ, एक और मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप चलो मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो है, जो कि आप मेथड, जब आप साइंस कर रहे होते हो, मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म होती है कि जब आप साइंस कर रहे होते हो, लैब में काम कर रहे हो, तो उस वक्त तो आप मान लो कि जी हम सिर्फ मटेरियल एक्सप्लेनेशन से ही काम चलाएंगे। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिलोसफिकली भी आपको मटेरियलिस्ट होना पड़ा, ये कोई लाजिम व मलजूम बात नहीं है। ठीक है। आपको अपना दीन भी मटेरियलिज्म बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा बच्चों, बीच में रोक के सवाल पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला जो मामला है कि रेड इज नॉट अलाउड, गॉड इज नॉट अलाउड, एंड नाउ आफ्टर एस्टेब्लिशिंग गॉड और मेटाफिजिक्स इज नॉट अलाउड, यानी यही वही जो साइंस का जो सबसे बड़ा मसला है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप वही जो है लाल कलर की इजाजत नहीं है। ठीक है। और फिर बाद में आप ये कह दो कि लाल का तो वजूद ही नहीं है क्योंकि साइंस कहती है। ठीक है। हालांकि ये वही चीज़ है कि साइंस ने कुछ चीज़ों को अलाउ ही नहीं किया हुआ, और ये तो ये भी वही जो साइंस की फिलोसफिकल मसला है, वो इधर भी मसला हो सकता है। अगला, ये वो वही बात होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, if you are an atheist, in order to explain existence of life as an alternative to creation model, they have to come up with the life origin story, which is separate topic to Darwinism। अच्छा, देखें, बात यहाँ पर ये है कि अगर आप एथियस्ट है ना, ठीक है, तो ये है कि अगर आप फर्ज करें ये
एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुई और बनी किस तरह। अगर आपकी ये चीज ना भी दुरुस्त हो, यानी डार्विनियन मॉडल गलत हो, ठीक है, फिर भी आपको किसी न किसी थ्योरी पे रिलाई करना पड़ेगा, और ऐसा हुआ है पहले, ठीक है। इफ यू आर एन एथिस्ट देन सम फॉर्म ऑफ प्रोटो डार्विनियन लाइफ ओरिजिन स्टोरी मस्ट बी ट्रू, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपकी कोई डार्विनियन नेचुरलिज्म वाली कोई स्टोरी अगर दुरुस्त नहीं हुई, तो फिर उसका मतलब है खुदा वाली दुरुस्त हुई, तो आपको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन फिर भी देनी पड़ेगी कि ये चीजें जो हैं ये कहाँ से आई हैं। और ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर। मैं अगर आपको बताऊं, ये वाली जो स्लाइड है, इसके अंदर हिंदू वाली, ये वाली देखें, ये इसमें है कि ये पहले भी हिंदुज्म में ये मेंशन हो चुकी हुई है। और ये डॉक्टर सर मोनिर विलियमसन जो कहते हैं कि इंडीड द हिंदूज एंड स्पॉनिस्ट 2000 years before the birth of Spinoza, Darwinians were Darwinians centuries before the birth of Darwin, and evolutionists centuries before the doctrine of evolution had been accepted by Huxleys of our time, and before any word like evolution existed in language of the world, ठीक है। क्योंकि इन हिंदुओं के यहाँ इस एवोल्यूशन की थ्योरी का जिक्र मौजूद था, वो जो हमने पढ़े नहीं थे शुरू में, जो एथिस्टिक हिंदू फिलोसफीज थी। उसकी वजह यह है कि उनको कोई ना कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन देनी थी, और उसके अंदर उन्होंने एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन दी कि जी ये खुद ब खुद ही जो है ये एक से दूसरी से निकली हैं। और लेकिन वो डिफरेंट किस्म की होती थी। मिसाल के तौर पर वो होती थी कि जैसा कि कोई एक जानदार है, जिस तरह अंडा है, अंडा टूटता है, उसके अंदर से मुर्गी निकलती है, उसी तरह वो इस तरह करके करते थे कि देखें, उसी तरह पहले जो है सांप अपना मिच्योर हो जाता है, फिर सांप चेंज होके जो है वो दूसरा छिपकली बन जाता है, यानी वो इस तरह करके करते थे, और तरीके से करते थे, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई इस तरह की थ्योरी पे ही रिलाई करते थे। एनी हाउ, तो यानी इसका ताल्लुक इमोशन से है और भी चीजों में। अच्छा, सो बेसिकली यूर स्टार्टिंग ऑफ विद अ नेचुरलिस्टिक लेंस, यानी आपने पहले से नेचुरलिस्टिक वाला लेंस पहन लिया, ठीक है। और जो भी मैकेनिज्म है, रिगार्डलेस ऑफ मैकेनिज्म, इवन इफ ऑल द एविडेंस ऑफ जेनेटिक्स फॉसिल इज नॉट देयर, अगर वो जेनेटिक का एविडेंस भी ना होता, फॉसिल रिकॉर्ड भी ना होता, कुछ भी ना होता, आपने कोई ना कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन फिर भी देनी थी, क्योंकि आप एक नेचुरलिस्ट हो, एक एथिस्ट हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट उसने कहा कि Lamarck for example believed in multiple origin, however Darwinists today believe in single origin, the single origin is more simple and simple, from simple we got to more complex। हाँ, ये एक मिसाल ये है, क्योंकि लेमार्क जो है वो बिलीवर इन गॉड था, और उसने बकायदा मल्टीपल ओरिजिन थ्योरी दी थी। डार्विनिस्ट लेकिन सिंगल ओरिजिन थ्योरी पे बिलीव करते, ठीक है। एनी हाउ, however newer data and initial cells show that these systems are much more complex than initially thought, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, ए ओरिजिन प्रोबेबिलिटी ज़रा मुश्किल है, लेकिन ओरिजिन प्रोबेबिलिटी ये होता है कि जी लाइफ का एक दफ़ा इन्होंने ये अज्यूम किया हुआ है कि लाइफ बस एक दफ़ा हो गई है, एक दफ़ा पैदा हो गई है, यानी ऐसा चांस हुआ है जो एक दफ़ा हो गया, और ये उसके बाद नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ये इस तरह भी नहीं है कि कोई 50-50 कॉइन फ्लिप है। देखिए, अगर 50-50 चांस होता कि 50% चांस है वो ए बायोजेनेसिस होगी, 50% चांस है बायोजेनेसिस होगी, यानी बायोजेनेसिस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ से प्रोड्यूस होती है। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि मुर्दे से जिंदा बनता है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई इस चीज में भी जो है ना वो और अगर वो चांस होता है तो हर वक्त ये हो रहा होता, और ये ऑब्जर्वेबल भी होता कि भाई हवा में से कोई नई जो है वो जिंदा या नया सेल पैदा हो गया, ठीक है। लेकिन ये चूंकि नेचर में हो ही नहीं रहा, तो इनके हाँ इन्होंने लेकिन अज्यूम किया हुआ है कि भाई एक दफा हुआ, इसका चांस बहुत कम, ठीक है। तो एक किस्म का एक मिरेकल पे इन्होंने बिलीव किया हुआ है, ठीक है। और इसमें बकायदा एक कोट भी है बड़ा जबरदस्त, लेकिन वो मैं बाद में करेंगे। एनी हाउ, इसके हाँ, ये लास्ट कोट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम खत्म करते हैं। रिचर्ड ल्यूटन की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसने कहा है कि आवर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट साइंटिफिक क्लेम्स दैट आर अगेंस्ट कॉमन सेंस इज की टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल स्ट्रगल बिटवीन साइंस एंड सुपरनेचुरल। हमें ऐसी चीजें जो कि हमारी कॉमन सेंस के अगेंस्ट जाती हैं, ये हमें बड़े जरूरी है हमारे लिए, यानी ये साइंटिस्ट कह रहा है। We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its construct।
इवन दो यानी इसकी कुछ चीजें absurd भी हों, लेकिन हम इसी को ही पकड़ेंगे. In spite of its failure to fulfill many of its promises like health and life, and in spite of tolerance and scientific community of unsubstantiated stories, हमें ये स्टोरीज को भी मानना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा. बिकॉज वी हैव अ प्रायर कमिटमेंट टू मटीरियलिज्म, क्योंकि हमारी प्रायर कमिटमेंट है मटीरियलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं हम. ठीक है. इस वजह से हमें इन चीजों को मानना पड़ेगा, चाहे उसकी कोई सेंस ना बनती हो. It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation. ये वजह नहीं है कि साइंस की चीजें हमें कंपेल करनी है मटेरियल एक्सप्लेनेशन की तरफ.